Yes, good morning to all of you friends. We'll start today's class at 10:30 a.m. So some 3 more minutes to go. Yes, good morning to all of you friends. We'll start today's class at 10:30 a.m. So some 3 more minutes to go. 2 more minutes to go. One more minute to go. One more minute to go. Alright friends, so now it is 10:30 a.m. in my mobile and we'll start today's class. आज के इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि यूपीएससी मेंस 2019 वहाँ मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन वो वाले पेपर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले सेशंस में मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसी कंप्लीटेड, गवर्नेंस के क्वेश्चन वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। एंड नाउ वी आर इन द ब्लॉक 4 कि जहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के इस साल की मेंस पेपर 2 एग्ज़ाम में कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे गए थे। इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, भारत ऑपरेशन नेशन की अब पहले जितनी मदद नहीं करता, यूनेस्को इज़ अ फेल्ड बॉडी, ऐसे कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे गए थे फॉर 50 मार्क्स। सो दैट वी विल सॉल्व। यहाँ पर आप पाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन दे आर फ्रॉम कंटेम्पररी टाइम फ्रेम। थियरी का कुछ नहीं, सीधा आपको कंटेम्पररी पूछा गया। हाँ, एक करंट अफेयर्स का यूनेस्को बोल सकते हैं, बट अगेन द स्पान वाज सच दैट कंटेम्पररी बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी सिर्फ एक सवाल ईजी था, बाकी सब मीडियम टू टफ कैटेगरी में थे। सो वन बाय वन विल लुक एट देम। इससे पहले मेंस पेपर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके सभी मॉडल आंसर्स हमने कवर कर लिए थे। मेंस पेपर 2 के भी मैंने आपको बताया, पिछले 3 लेक्चर्स में काफ़ी ग्राउंड कवर किया था। सो यू कैन गो थ्रू दोज क्लास रिकॉर्डिंग्स एट unacademy.com/mrunal.org@courses। वहाँ पर आपको पुराने रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। जहाँ तक आज का लेक्चर है, ये हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव कर रहे हैं। सो हियर यू विल फाइंड द थिंग्स ऑन यूट्यूब। मेंस पेपर 2 ऑफ यूपीएससी, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वो टॉपिक का सिलेबस आपको पता ही होगा। भारत और उसके नेबरिंग कंट्रीज़, बाकी सब देशों की पॉलिसी जिससे भारत को असर होता है, इंडियन डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। सो दीज आर द सिलेबस पॉइंट्स फॉर मेंस पेपर 2। यहाँ से 2019 की मेंस एग्ज़ाम में 4 प्रश्न पूछे गए। पहला था इंडिया जापान के बारे में। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड वर्ल्ड एज अ होल। कमेंट। भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि वो एक समसामयिक संबंध निर्माण करे जिसका एशिया और विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। वैसे ये प्रश्न का सीधा आंसर आपको पवनीत सिंह की इंटरनेशनल रिलेशन की बुक, उसका पार्ट H और वहाँ पर चैप्टर 1
वहाँ आराम से मिल जाएगा। एनीवेज वी विल लुक एट दिस क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2013 की एग्ज़ाम में यूपीएससी ने पूछा इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, दे आर ग्रोइंग बट दे आर स्टिल फार बिलो द पोटेंशियल, तो इसमें क्या पॉलिसी कंस्ट्रेन है। उसके अलावा 2013 में एक और प्रश्न था कि ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, उससे भारत को क्या असर होता है और उसके काउंटर में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो अगेन वी कुड टाई अप विद जापान, राइट। 2016 में पूछा गया भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में लिखिए। सो अगेन दीज आर ऑल क्वेश्चंस वेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट जापान। और उसी कंटिन्यूएशन में अब हम पाते हैं 2019 का ये सवाल। सबसे पहले ये क्वेश्चन की आउटलाइन बना देते हैं। हाउ विल यू अप्रोच दिस आंसर। इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन से बात कर सकते हैं कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर या आफ्टर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस भारत ने जापान के साथ हमारे क्या रिलेशन रहे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इन द आफ्टर मैथ ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर बॉडी के अंदर आप बात करेंगे, ये जो प्रश्न में पूछा गया कि कंटेम्पररी समसामयिक समय में ज़्यादा और नया संबंध करने चाहिए सो दैट एशिया एंड वर्ल्ड विल बेनिफिट। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन टॉक अबाउट इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के अंदर क्या क्या स्कोप पोटेंशियल हमारे पास है। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन, यस वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर, जिससे हमारा भी लाभ हो, एशिया और वर्ल्ड का भी लाभ हो। मित्रों, जहाँ तक यूपीएससी मेंस की बात है, जितने भी इम्पॉर्टेंट देश हैं उनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन, उसके प्रश्न पूछे जाए तो इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट आपके पास रेडी होना चाहिए। उस वक्त सोच के बनाने बैठा ऐसा नहीं, दिमाग से रट के जाना चाहिए। सो वी कैन स्टार्ट द ओरिजिन विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ कि इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआत में हमारे उनके साथ कैसे संबंध थे, या कोल्ड वॉर के दौरान या एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद उसमें क्या परिवर्तन आए। सो सच इंट्रोडक्शन टेम्पलेट दे शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ऑल द इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी लोगों के बारे में तैयार करने चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उनके साथ हमारे रिलेशन, ब्रिक्स देशों के साथ हमारे संबंध, और दूसरे कुछ जाइंट कंट्रीज़ जैसे कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरब। सो यू शुड प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स इन एडवांस फॉर ऑल दिस कंट्रीज़ इन दिस फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट में हमारे पास जापान और भारत का टेम्पलेट रेडी होना चाहिए ओरिजिन के हिसाब से, दैट एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस एंड जापान वॉज डेवस्टेटेड बाय एटम बॉम्ब्स एंड इट वॉज अंडर द फॉरेन ऑक्यूपेशन ऑफ यूएसए। तो भारत को स्वतंत्रता मिलती है, इन पर एटम बॉम्ब गिर चुके हैं। 1952 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कोशिश की कि हम मित्र भाव रखें। सो ही साइंड अ पीस ट्रीटी वेविंग ऑल द वर्ल्ड वॉर II रेपरेशन क्लेम्स अगेंस्ट जापान। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद करिए, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, जहाँ पर मित्र राष्ट्रों ने बोला कि वॉर में हमारा जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जर्मनी करे। तो उन्होंने तो रेपरेशन क्लेम्स किए थे। तो जापान ने भी जब आक्रमण किया तो भारत का कुछ नुकसान कहीं पर हुआ होगा, ऐसा हमने कोई भी हम पैसा नहीं मांगेंगे, ऐसा नेहरू ने बोल दिया। साथ ही साथ जापान की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए भारत ने कुछ आयरन और लोह अयस्क भी उनको एक्सपोर्ट किया था। सो वी ट्राई टू मेक अ फ्रेंडली रिलेशन। बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमारे संबंध भी कोल्ड हो गए, ठंडे हो गए। विद द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, कोरियन वॉर होता है, यूएसए उसे अब जो पहले जापान का दुश्मन था, अब उसको ये कंपल्जन हुआ कि जापान को हमारा मित्र बना के हमने आगे चलना होगा। एंड एज अ रिज़ल्ट इंडिया जापान रिलेशन वो थोड़े पहले से कम हो गए, क्योंकि कोरियन वॉर के बारे में, वियतनाम वॉर के बारे में, न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट के बारे में उनकी राय कुछ अलग चलती थी, हमारी राय कुछ अलग चल रही। एज अ रिज़ल्ट यूनाइटेड नेशन में कोई भी रेजोल्यूशन आए, शायद ही ऐसा कोई मुद्दा था जहाँ पर भारत और जापान ने एक ही लाइन पर वोटिंग किया हो। सो रिलेशंस वेर नॉट सो वेल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, बट दे वार्म्ड अप आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स। ये उदारवाद और निजीकरण और वैश्वीकरण के सब सुधार के बाद हमारे रिलेशंस में वापस थोड़ी गर्मजोशी आई है, बिकॉज नाउ इट ओपन द स्कोप फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसी के आगे बढ़ते हुए 2011 में भारत जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी सेपा साइन किया। 2014 to 19 आप पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब दोनों ही आपस में बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने किए हैं। जापान ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव कमिटेड, इंक्लूडिंग द बुलेट ट्रेन फॉर अहमदाबाद एंड मुंबई।
भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब मोदी सरकार बोलती है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो वी हैव ट्राई टू इंक्रीज द मैरीटाइम कोऑपरेशन विद जापान। हम लोग उनके साथ रेगुलर नेवल एक्सरसाइज करते हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी और सामने जापान के फॉरेन सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी, ऐसी 2+2 वाली समिट भी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। सो नाउ रिलेशंस हैव वार्म्ड अप। लेकिन प्रश्न ये है हमारा कि टाइम इज़ देयर फॉर स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप दैट कैन हेल्प इंडिया, जापान, एशिया एंड वर्ल्ड। यानी अभी उसको और गर्मजोशी से और गहरा बनाना होगा। सो वी हैव टू राइट अबाउट वेरियस चैलेंजेस कि ये समस्याएं जिसके सामने लड़ने के लिए भारत जापान कोऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइनाज बेल्ट एंड रोड पॉलिसी, जिसमें जापान और भारत दोनों के हितों को संकट देखता है। सो वी कैन कोऑपरेट सम वे। चाइना साउथ चाइना सी के तरफ अपना एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहा है, जिसमें जापान को वो राज नहीं आता। इट इज़ अफेक्टिंग जापान। सो देर इज़ अगेन सम एरिया फॉर कोऑपरेशन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, वो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया से जाता है, POK का कुछ हिस्सा वो बोल रहे हैं। सो इट इज़ अफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट। यानी कि ये सभी जगह पर देर इज़ अ स्कोप फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। और उसके लिए हमने सिर्फ 2 जने नहीं, हमने तीसरा हमारा मित्र USA, उसके साथ मिलकर जो जापान अमेरिका इंडिया ट्राइलेटरल डायलॉग शुरू किया है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। भारत और जापान में कुछ कॉमनैलिटीज़ भी हैं कि अर्थक्वेक सुनामी से हम दोनों ने सफ़र किया है। आप ये भी जानते हैं कि जापान का डिज़ास्टर मैनेजमेंट इट इज़ मच बेटर देन इंडिया। सो इंडिया कैन लर्न अ लॉट अबाउट दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम जापान। बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उनसे लर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है और वो भी एजिंग हो रही है, बुजुर्ग लोग बढ़ रहे हैं, नौजवान कम है। सो इन फ्यूचर सपोज देयर इज़ अ डिज़ास्टर इन जापान, तो वो अपना खुद से डिज़ास्टर के बाद रीबिल्डिंग करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इंडियन नेवी, इंडियन डिज़ास्टर फोर्सेस, वी कैन सप्लाई देम विथ मैन पावर ड्यूरिंग द डिज़ास्टर एंड कलेक्टिवली आजू बाजू में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब में भी कुछ तकलीफ आ जाए, वी कैन सेंड अवर फोर्सेज टुगेदर। सो देर इज़ अ स्कोप फॉर स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी पार्टनरशिप हियर। ऐसी पार्टनरशिप आप इकोनॉमी में भी देख सकते हैं। USA, चाइना दोनों के अंदर प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद बढ़ रहा है। दैट मीन्स हम लोग अपना माल सामान उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर वो बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी मांगते हैं एंड इट इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग बोथ जापान एंड इंडिया। जापान आप जानते हैं इट इज़ रिनोन फॉर द रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। वो उनके पास टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे पेटेंट्स भी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे ओल्ड हो रही है, तो वर्कर का आउटपुट पहले से कम हो रहा है। भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास IT सेक्टर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO, यहाँ पर हमारा बड़ा नाम भी है। सो देर इज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर सिनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ दिस कंट्रीज़ कि भारत के लेबरर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स उसको ईजियर वीज़ा देकर जापान के अंदर भेजा जाए तो उनकी पॉपुलेशन को मदद मिल सकती है। उसके सामने उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कंपनियाँ, उसको IT BPO की ज़रूरत हो तो वो भारत को आउटसोर्सिंग में काम दे सकते हैं। इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी आउटसोर्स्ड इन इंडिया। मान लीजिए कोई कैमरा बनाना या कोई एकदम प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसके कोर कंपोनेंट, इंटरनल सर्किट वगैरह जापान में बनाया जाए और फाइनल असेंबली की उसको प्लास्टिक के बोर्ड में फिट करके आपने डिजिटल कैमरा बना दिया, वो काम इंडिया में किया जाए एंड अल्टीमेटली इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू द कंज्यूमर मार्केट्स इन विद इन इंडिया, मिडल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, साउथ अमेरिका, सब जगह हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल देख लीजिए, वहाँ पर भी बहुत स्कोप है। सो कलेक्टिवली उनकी इकोनॉमी को भी बेहतर है, हमें भी। और ये सब जो छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। सो दैट इज़ अ बेनिफिट। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें वो सर्किट बोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे रेयर मिनरल चाहिए, लेकिन वो सारे रेयर मिनरल चाइना में ही मिलते हैं और चाइनीज़ सप्लायर उसको कंट्रोल करते हैं, उसके प्राइस, सप्लाई, सब कुछ। भारत के अंदर भी ऐसे कुछ रेयर मिनरल्स के डिपॉजिट्स तो पाए गए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको फुल्ली एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जापान अगर अपनी कुछ टेक्नोलॉजी मदद प्रोवाइड करे तो इट कैन अगेन प्रूव विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, और उसके चलते जितना नए अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाएंगे तो एशिया और पूरे वर्ल्ड को भी फ़ायदा तो होगा ही। देन स्टेम टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। आप ये भी जानते हैं कि जापान के अंदर अर्बन अमेनिटीज़, चाहे रोड देखिए, बिल्डिंग देखिए, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे आर क्वाइट हाई। भारत भी ऐसे एस्पिरेशन, इच्छाएं तो रखता है। हमने स्वच्छ भारत शुरू किया, स्मार्ट सिटी बनाया, हाई स्पीड रेलवे बना रहे हैं,
लेकिन वो सब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में बहुत बेस्ट क्वालिटी का बना सके, उसके लिए इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम जापान। उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमें मिले तो लाभ हो सकता है। जापान कैन ऑल्सो हेल्प अस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। तो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी में भी मदद है और उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ तो पूरी एनवायरनमेंट को ग्लोबल लेवल पर मदद है। तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इज़ देयर टू राइट दिस आंसर। सो यस, इफ़ वी कैन कोऑपरेट फॉर दिस फ्यूचर थिंग्स तो बहुत अच्छा होगा। सो थस इफ़ वी वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द अफॉरमेंशन इश्यूज, इट कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस एंड स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड इन जनरल एंड एशिया इन पर्टिकुलर। तो ये काम हो सकता है। सो दैट विल बी अवर कंक्लूजन। ये जवाब में मिस्टेक्स क्या हो सकती है? ये 150 वर्ड्स में पूछा गया है और आपने एप्रिशिएटिव टोन में सब बातें करनी है। एक्सेसिव नेगेटिविज़म और कुछ नहीं हो सकता और हम कुछ कर नहीं सकते, या फिर एकदम टेक्निकल चीज़ों में आप एक आध मुद्दे को एक्सप्लेन करने में चले गए तो बाकी मुद्दे रह जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जापान के अंदर उनकी पब्लिक को जापानीज़ लैंग्वेज में अगर कोई प्रोडक्ट मैनुअल हो, उसका सब यूज़र इंटरफेस हो, मोबाइल का मेनू भी उनको जापानीज़ लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में नहीं जमता है, तो ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। भारत के अंदर भी हम लोग बहुत सारे गुड्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन वो सब के मैनुअल इंटरफेस जापानीज़ लैंग्वेज में नहीं होते, इसलिए अगर हम कुछ एक्सपोर्ट भी करें तो वो लोग ख़रीदना पसंद नहीं करते। सो वी हैव टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन इंडिया, तभी जापानीज़ मार्केट में हम पहुंच बना पाएंगे। ये सब मुद्दा अलग दिशा में जा रहा है। सी दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल एंड नेगेटिव और लिमिटेशन टाइप ऑफ थिंग। प्रश्न क्या है? कंटेम्पररी समय में जॉइंट पार्टनरशिप करनी, उस पर आप फोकस रखिए। सो इट इज़ नॉट वर्दी ऑफ मेंशन इन अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें रह जाएंगी। चाइना इज़ द कॉमन एनिमी फॉर बोथ जापान एंड इंडिया। ये कॉमन एनिमी, दुश्मन है, ऐसी भाषा तो बिल्कुल ही मेंस में यूज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी देश के खिलाफ। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ फ्यूचर IFS ऑफिसर। आप ये लिख सकते हैं कि चाइनीज़ एक्शंस दे आर अफेक्टिंग अवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना के रुख के चलते हमारे सामरिक और आर्थिक हितों पर कुछ संकट आ रहा है या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चाइना हमारा दुश्मन है, तो जापान और इंडिया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस जी न्यूज़ एंड इंडिया TV एंड पान के गले पर चर्चा करने वालों के लिए बेहतर है। IFS ऑफिसर की लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए। नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज़ अ कंटेम्पररी अफेयर्स क्वेश्चन। स्पान के हिसाब से देख सकते हैं मोर देन 2 ईयर्स से बड़ी लंबी चौड़ी आपको स्पान पूछी गई है। आप देखिए LPG रिफॉर्म के बाद से सारी बातें आपने देख कर करनी थी। डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगा इट इज़ ईजी। इंडिया जापान रिलेशन रेगुलरली चर्चा में रहते हैं, न्यूज़पेपर में देख लो, मैगजीन में देख लो। ये जाई ट्राइलेटरल जापान अमेरिका इंडिया, उसके चलते भी चर्चा में रहा था। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल इन पवनीत सिंह बुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको इधर मदद मिलेगी। सो इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी आई वुड से दिस इज़ 10 मार्क का सवाल था, उसमें से ज़्यादातर लोग 6 या उससे ज़्यादा मार्क्स तो खींच सकते हैं। सो वी आर डन विद द इंडिया जापान क्वेश्चन। कंटेम्पररी क्वेश्चन था, इजी लेवल की डिफ़िकल्टी थी। यहाँ तक लेक्चर को आपने अगर फॉलो किया है तो आपको मेरा पावर पॉइंट फॉर्मेट पता चल गया होगा कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस मेंस एग्जाम, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन की आउटलाइन, और फिर हम जवाब देखते हैं। ऑफकोर्स मैं जो आपको जवाब में पॉइंट्स देता हूँ वो ये 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स की प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, एजुकेशनल पर्पज़ से 2-4 मुद्दे आपने और भी जान लिए तो फ्यूचर मेंस एग्जाम इंटरव्यू में आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई एक्सप्लेन अ बिट लॉन्गर। और उसके बाद लास्ट स्लाइड होती है कॉमन मिस्टेक लोगों ने क्या की है। यहाँ पर मित्रों में पावर पॉइंट की हर एक स्लाइड का ईच एंड एवरी वर्ड और सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि ऐसा करने गए तो फिर बहुत लंबी 2-3 आवर्स विल बी स्पेंट इन दिस। सो आफ्टर द क्लास व्हाट यू कैन डू इज़ डाउनलोड दिस पावर पॉइंट्स PDF फाइल। ये यूट्यूब पे अभी वीडियो चल रहा है तो नीचे मैं इनको बोलूँगा आफ्टर द क्लास की इसकी PDF फाइल बना के वो डाल दें, तो कमेंट के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप देख लीजिएगा, आराम से ये सारे पॉइंट्स पढ़िएगा। एनीवेज लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमने देख लिया इंडिया जापान। अब मेंस पेपर 2 2019 में उन्होंने एक प्रश्न और पूछा था, इंडिया USA। व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इन द टाइज बिटवीन India and United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy which would satisfy India's national self-esteem and ambition, explained with suitable examples।
भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास का कारण ये है कि वॉशिंगटन में बैठे उनके नीति निर्माण करने वाले अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भारत के लिए कोई ऐसा स्थान खोज नहीं पाए जो कि भारत के आत्मसादर सेल्फ एस्टीम और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। आप उदाहरणों के साथ इसको स्पष्ट करिए। 15 मार्क 250 वर्ड्स। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कि कैसे यूएसए की पॉलिसी से भारत को असर होता है। 2018 में यूपीएससी ने पूछा कि यूएसए और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर पैक्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है उससे भारत के हितों को क्या असर हो रहा है और भारत ने इसमें क्या करना चाहिए। 2013 में पूछा कि ये यूएसए, आप जानते हैं उन्होंने अफगानिस्तान में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स ISAF जो पूरा मिला के बनाया था, उसमें से वो अब निकलना चाहते हैं, वो धीरे धीरे फोर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो उससे पूरे रीजन में सिक्योरिटी पर क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है और उसमें भारत को क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, हमने क्या करना है। सो अगेन अमेरिकन पॉलिसीज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत और यूएसए वैसे तो मित्र है लेकिन उनके संबंधों में कुछ खटास है। देयर आर सम फ्रिक्शंस। उसके क्या कारण है हमने एक्सप्लेनेशन करना है विथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ओरिजिन। तो यहाँ पर भी टेम्पलेट आपके पास रेडी होना चाहिए कि इंडिया यूएस रिलेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर में क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स के बाद क्या चल रहा है। देन बॉडी पार्ट 1, वहाँ पर आप बात करें कंट्री बेस्ड सम फ्रिक्शंस। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, क्यूबा, वेनेजुएला, इन सब के बारे में यूएस पॉलिसी मेकर की अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होंगे, लेकिन वहाँ पर भारत की क्या प्लेस होनी चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे संबंधों में कुछ खटास आ जाती है। बॉडी पार्ट 2 में आप लिखेंगे इशू बेस्ड फ्रिक्शंस। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन लिखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रिक्शन होना चाहिए। खैर, इशू बेस्ड हमारे बीच में खटास कब आ जाती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड, सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यूएसए की कुछ और इंटरेस्ट होते हैं, हमारे कुछ और इंटरेस्ट होते हैं। यूएसए वाले रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, वेपन एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगेन कुछ खटास आ जाती है। एंड लास्टली कंक्लूजन, यस बिकॉज ऑफ द अबव एरियाज मेंशन इन द बॉडी देयर आर सम फ्रिक्शंस विद इन इंडिया यूएस रिलेशंस, क्योंकि वो लोग भारत के आत्मसम्मान और हमारी प्रायोरिटी को नज़रअंदाज करते हैं या ध्यान से उसकी कदर नहीं करते। लेकिन साथ ही साथ आप कंक्लूजन में थोड़ा पॉजिटिव टोन भी डालिए कि एज सच वी आर ग्रेट एलाइज डिस्पाइट द फ्रिक्शंस। कुछ हमने ये सबमिट किए, ये जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई दुश्मन बन गए हैं यार, बट यस देयर आर सम फ्रिक्शन, बट ओवरऑल वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ऐसी सलमान खान और शाहरुख खान, करण अर्जुन जैसी हमारी फ्रेंडशिप वैसे तो है। ओके, सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बोला बायलैटरल रिलेशन के टेम्पलेट रेडी होने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन से बात करेंगे कि इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी रिस्पेक्टिवली। यूएसए इज मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी बोलने में कोई हरकत नहीं, मिलिट्री पावर देख लो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देख लो, दे आर देयर। सो while their interest and relations were not always aligned with each other during the Cold War period, हमारे कुछ नॉन अलाइनमेंट की बात थी, उनकी बात थी कि हमारी गोद में बैठ जाओ, रशिया के खिलाफ लड़ो। So we were not always having positive relations during the Cold War, but the ties have greatly improved after the LPG reforms, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए फिर उनको अपना माल बेचना था, कोका कोला एंड पेप्सी एंड एवरीवन वांटेड टू कम इन इंडिया। At the same time we find that in certain area India USA relations they suffer from some friction, कुछ खटास तो चलती है because of following factors बोल के फिर आप जाएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी में सबसे पहले आप बात करें कि भारत की नेशनल एम्बिशन और प्रायोरिटी क्या है और वो यूएसए अपनी चीज़ों में कैसे मेंटेन नहीं करता है, एज अ रिजल्ट देयर इज सम फ्रिक्शन। भारत की नेशनल एम्बिशन प्रायोरिटी क्या है? एक तो हमारा खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा कि गरीबों का, फार्मर्स का, लोकल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन, उसके लिए सब्सिडी देनी पड़े, WTO से लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। वी डू नॉट लाइक इंटरफियरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ अदर नेशन, दूसरे देशों में क्या गड़बड़ चल रही है हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। एंड एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारा कश्मीर या अरुणाचल में क्या करना चाहिए वो आप हमको मत सिखाइए, ये भी हमारी एक प्रायोरिटी रहती है। वी वॉन्ट अ टेरर फ्री इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए हमें। वी वॉन्ट टू फाइट द ग्लोबल वार्मिंग बट एट द सेम टाइम कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिका और दूसरे विकसित देश ज़्यादा पैसा खर्च करें, हम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए, सो दैट इज़ द टोन हियर, वो हमारी प्रायोरिटी है। एंड एट द सेम टाइम यूएसए की ग्लोबल स्ट्रैटेजी वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ पर है। उनकी क्या प्रायोरिटी है सारी हमने एक्सप्लेन नहीं करनी, दिस इज़ नॉट 1200 वर्ड्स ऐसे पेपर,
यहाँ पर सिंपली कि जैसे भारत की ये कुछ महत्वाकांक्षा है, उसके सामने यूएसए की भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। नाउ वी स्टार्ट इन द बॉडी पार्ट 1 में आप बात करेंगे नेशन स्पेसिफिक इशू कि जहाँ यूएसए की प्रायोरिटी भारत के साथ मैच नहीं होती, खटास आ जाती है। कंसिडर द केस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। एक तरफ यूएसए चाहता है, दे विश दैट इंडिया शुड ग्रो एज अ रीजनल सुपर पावर इन एशिया टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए भारत एक क्षेत्रीय महासत्ता बन जाए, ऐसा वो चाहते भी हैं, थोड़ी मदद भी करते हैं, थोड़ा कुछ वेपन एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। सो वन हैंड दे आर डूइंग दिस, बट एट द सेम टाइम जैसे ही ट्रेड रिलेशन की बात आए, क्लाइमेट चेंज की बात आए, तो भारत और चाइना को वो एक साथ एक जगह पर बिठा देते हैं। दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट बेनिफिटिंग द यूएसए इंटरेस्ट। वो बोलते हैं कि भारत और चीन वाले अपने बहुत सब्सिडी देते हैं और सस्ता माल बेचते हैं, हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, सो दे विल डू प्रोटेक्शनिज्म, ज़्यादा टैक्स मांगेंगे। क्लाइमेट चेंज में अगेन दे आर सेइंग दैट इंडिया एंड चाइना दे आर द मोस्ट पॉल्यूटिंग कंट्रीज और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, यूएसए पूरा ग्लोबल वार्मिंग से नहीं लड़ सकता। सो अगेन खटास आ जाती है। इससे पहले भी भारत को यूएसए वाले पाकिस्तान के साथ हाइफन कर देते थे कि इंडिया पाकिस्तान, मतलब ये उन दोनों को साथ साथ देखना चाहिए। तो अमेरिका की कोई भी पॉलिसी यूएसए के लिए बनती तो हमेशा वो डर डर के एक्शन लेते कि उससे पाकिस्तान को क्या असर होगा। सो एट द बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो वी डिड नॉट हैव कंप्लीटली फ्रिक्शन फ्री रिलेशंस विद यूएसए। वैसे अभी तो सीन बदला है, यूएसए अब इंडिया को अलग से देखता है, ऐसा हर बार नहीं डर डर के सोचते कि पाकिस्तान वाले नाराज़ हो जाएंगे, बिकॉज नाउ इंडिया इज़ अ राइजिंग इकोनॉमिक पावर। हमारे पास ऐसा बहुत बड़ा मास कंज्यूमर बेस है कि जहाँ पर गूगल भी, एप्पल भी, सब लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचने चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान क्या सोचेगा, क्या करेगा, ऐसा अमेरिका डर डर के पॉलिसी नहीं बनाता। नाउ फ्रिक्शंस इन अफगानिस्तान। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान उसका एलाई बना रहे, क्योंकि अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बना है तो चाइना और रशिया के सामने लड़ाई में मदद मिल सकती है। बट एट द सेम टाइम यूएसए आजकल उनकी ऐसी पॉलिसी चल रही है कि वहाँ पर तालिबान में वो डिफरेंस कर रहे हैं, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, और वो चाहते हैं कि गुड तालिबान के साथ यूएसए कुछ पीस डील कर दे कि आप अब से आतंकवाद नहीं करना और हम लोग यहाँ से अब अपनी सिक्योरिटी फोर्स विड्रॉ कर रहे हैं। भारत को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि गुड तालिबान की भी बात करो, वो भी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो पैदा करते ही हैं। यूएसए इवन वांट्स दैट अफगानिस्तान में भारत अपनी मिलिट्री सेंड करे, उसको मदद करे, ताकि वहाँ पर पीस स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्मी कौन भेजता है? इंडिया। लेकिन उसके अलावा खुद से बड़ा पुलिसमैन बन के हम हमारी आर्मी कहीं पर भेजना पसंद नहीं करते। इसके चलते अगेन देयर इज सम यूएसए की प्रायोरिटी इधर बदल जाती है और थोड़ी फ्रिक्शन आ जाती है। फॉर सिमिलर रीज़न यूएसए इंडिया की प्रायोरिटी वो म्यांमार में भी हमेशा कोइंसाइड नहीं करती है। वो क्या है मसले, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इन 250 वर्ड्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंट्री, राइट। व्हाट अबाउट ईरान, सीरिया, सऊदी अरब? यहाँ पर इंडिया की प्रायोरिटी है कि हम ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, ताकि वहाँ से हमें ऑयल और गैस की एनर्जी सिक्योरिटी मिले, और साथ ही साथ ईरान के ये चाबहार पोर्ट की मदद से हम लोग अफगानिस्तान में भी अपना माल सामान बेच सके, कनेक्टिविटी बरकरार रहे। लेकिन सामने यूएसए की प्रायोरिटी कुछ अलग है। दे वांट द डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान, कि वो अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट बंद कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सऊदी अरेबिया और इजराइल, जो कि यूएसए के काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उनको चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट यूएसए ने इंडिया को बोला कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दो। ऑफकोर्स बाहर तो ऐसी बात चलती है, दे रिक्वेस्टेड एंड वी हैव कंप्लाइड, बट अंदर ऐसी भी बात चलती है कि डर दिखाया गया कि ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर भी हम लोग एक्शन लेंगे। सो अल्टीमेटली 2019 मई महीने में भारत ने कंप्लाई किया, ओके हम लोग ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो अगेन दिस इज़ अ फ्रिक्शन एरिया। यमन, लीबिया, सीरिया, ये सब के अंदर कुछ ना कुछ डोमेस्टिक टर्मोइल चलती है। वहाँ पर यूएसए अपने फोर्सेस को भेजता है या फिर किसी लोकल पार्टी को वो पॉपअप कर देता है, पपेट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है। इंडिया को ये सारे काम पसंद नहीं, वो अपनी फोर्सेस वहाँ भेजता नहीं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफियर करता नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है भारत को कि ऐसा करने गए तो हमारी डायस्पोरा जो वहाँ है उसको कुछ खतरा हो सकता है। बट यूएसए हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ प्रायोरिटी, सो अगेन थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है। मित्रों, जैसे ये ईरान, सीरिया, सऊदी में है, वैसा ही क्यूबा और वेनेजुएला में भी थोड़ी थोड़ी कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पर हमारे मतभेद रहते हैं।
लेकिन वो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे पेपर होता 1200 वर्ड्स तो आप लिख सकते हैं, बट बाकी ये वेनेजुएला और क्यूबा ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है कि उसमें ग्रेट फ्रिक्शन आ जाए और हमारे हितों को बहुत तकलीफ हो। अनलाइक ईरान की, जहाँ पर यूएसए ने बोला कि ऑयल इंपोर्ट मत करो, सो वी आर हैविंग सम इश्यूज़। ऑफकोर्स वेनेजुएला से भी ऑयल इंपोर्ट के और वो सारे मसले हैं, बट वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने गए तो अपना जो जवाब है वो यू विल रन आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस बिफोर यू रीच सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बॉडी पार्ट 1 में हमने देखा कि कंट्री स्पेसिफिक इश्यूज जहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होते हैं। नाउ सम इश्यूज ऑफ इकोनॉमी एंड आईपीआर एंड सब्सिडीज़ जहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहे हैं। यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हर साल एक स्पेशल 301 रिपोर्ट निकालते हैं जहाँ पर ऐसे देशों का नाम लिखा जाता है जो कि यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा भारत के बारे में नेगेटिव लिखा जाता है कि इट इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग द आईपीआर ऑफ अमेरिकन कंपनीज, पर्टिकुलरली फार्मा कंपनीज। बट सामने आप देखिए भारत की भी मजबूरी है कि हमने जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना है। ये कुछ अमेरिकन कंपनी आपने कैंसर ड्रग के पेटेंट जब एक्सपायर होते हो तो थोड़ा उसके मॉलिक्यूल में चेंज करके वापस से नया पेटेंट लेने की कोशिश करते हैं और 1 लाख 2 लाख रुपए की दवाइयाँ बेचते हैं। वेर एज वी वॉन्ट दैट दे शुड बी चीप सो दैट भारत के गरीब पेशेंट भी उसको अफोर्ड कर सके। सो देयरफॉर वी हैव टू गिव कंपलसरी लाइसेंस टू सम कंपनीज टू प्रोड्यूस द ड्रग्स लोकली, तो कुछ फ्रिक्शन आ जाते हैं। भारत ने अपने एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है। भारत के अंदर सोलर पैनल का डेवलपमेंट हो, सोलर एनर्जी डेवलप हो, इसलिए लोकल इंडस्ट्री को भी हम सब्सिडी या फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कुछ गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही हो तब। ये सभी मसलों में यूएसए भारत के खिलाफ जाकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट करता है। तो ऑन वन हैंड वी आर सेइंग दैट वी आर ग्रेट एलाइज, बट यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाता है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो, हमारी प्रायोरिटी हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हर साल रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है और उसमें भी भारत का नेगेटिव रिव्यू आता है कि यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, काउ विजिलेंटिज्म बढ़ रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय भारत में सुरक्षित नहीं है। ऐसी वो उधर बैठे बैठे हमको सर्टिफिकेट देते हैं। भारत को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडिया डज नॉट सी एनी लोकल स्टैंड आई फॉर एनी फॉरेन गवर्नमेंट टू गिव सर्टिफिकेट्स ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड सेक्युलरिज्म। तो ये एक मुद्दा भी आप कोट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन आ जाता है, हम लोग तुरंत उसका काउंटर स्टेटमेंट डाल देते हैं। यहाँ पर मित्रों ये जवाब का ये पॉइंट इधर ही स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर वहाँ आप आगे बढ़ के अमेरिका में क्या गलत हो रहा है उसकी टिप्पणी आपने नहीं करनी। कुछ लोग ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि अमेरिका वाले बोलते हैं भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है, तो इवन इन यूएसए आप जानते हैं कि ब्लैक पीपल के सामने बहुत सारी एट्रोसिटी हो रही है, उसको फेक एनकाउंटर में वाइट पुलिसमैन मार देते हैं और कोर्ट वाले उसको कुछ एक्शन नहीं लेते और वहाँ पर राइटिंग हो रहा है वगैरह। मैक्सिकन और ये सब के बच्चों को छीन के वो जेल में फिट कर देते हैं। वो सब बात है, बट यहाँ पर प्रश्न क्या है, यू फोकस सिंपली ऑन द यूएसए और इंडिया की प्रायोरिटीज़ कुछ जगह पर मैच नहीं होती, उसकी आप बात करिए। अमेरिका में देर इज़ नो नीड टू गिव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड इन यूएसए, उसकी यहाँ पर प्रश्न नहीं है। वी शुड नॉट एंटर इन दैट एरिया। अगेन जिसकी ऐसी है कि आपका ये गलत वो गलत, तो वो अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है कि फ्यूचर में इंडियन फॉरेन सर्विस में ये आदमी कुछ अच्छा काम कर सके। वी शुड नॉट स्टूप एंड स्टार्ट गिविंग सर्टिफिकेट्स टू एनीवन ओपनली। मुद्दों को समझना चाहिए, अपन लिखना नहीं चाहिए। ऐसा भी एक और फ्रिक्शनल इशू है वेपन एक्सपोर्ट एंड रशिया। भारत आसपास ऐसे देशों से गिरा है जिनके साथ हमने युद्ध भी लड़े हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। इसलिए हमारा डिफेंस पे खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। हमें डिफेंस के बहुत सारे टेक्नोलॉजी, वेपन्स, व्हीकल्स इंपोर्ट करने होते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक जगह से सारा माल इंपोर्ट ना करें। वी लाइक टू कीप द ऑप्शंस ओपन। जहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम बेस्ट हो तो एंड्रॉयड का फ़ोन खरीदा, आईपैड का टैबलेट बेहतर है तो वो खरीद लिया। सो लाइक दैट वी बाय फ्रॉम रशिया, यूएसए, इजराइल, फ्रांस एंड अदर नेशंस। तो यूएसए को कुछ बार ये चीज़ राज नहीं आती। पर्टिकुलरली उन्हें डर लगता है कि हमने कोई मिसाइल या वेपन इंडिया को बेच दिया और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया वालों ने रशिया को शेयर कर दी, तो यूएसए और रशिया के बीच जब युद्ध होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। So as a result, USA put some additional conditions regarding the technology transfer when selling arms and vehicles to India with apprehension कि वो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होगा। कुछ बार उसके रिपेयर और उसकी भी सारी सर्विस की चीज़ें हम करेंगे, इंडिया खुद नहीं कर पाएगा, एंड इट क्रिएट सम फ्रिक्शंस। एंड लास्टली द कंक्लूजन। मित्रों कंक्लूजन में हमने लिखना है यस बिकॉज ऑफ अबाउट थिंग्स देर आर सम फ्रिक्शन, बट एट द सेम टाइम हमने नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखना कि एज अ रिजल्ट अवर रिलेशंस आर फेसिंग अ ग्रेट चैलेंज या बहुत ख़राब हो गए। दैट इज़ नॉट द केस।
तो थोड़े पॉजिटिव टोन पर आप लिखिए। थस फ्रिक्शन रिमेन्स इन सर्टेन एरियाज बिकॉज ऑफ द diverging priorities in economic and strategic interest, but at the same time these frictions have never been grave enough to cause any serious damage to our relationship। थोड़ी खटास तो हमेशा रहती है, बट कोई बहुत ख़राब हो गए संबंध ऐसा नहीं हुआ। USA हैज़ सपोर्टेड इंडियाज़ मेंबरशिप एट NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया ऐसी वो पॉजिटिवली बोलते हैं। वी आर कंडक्टिंग रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज, वी आर होल्डिंग 2+2 मीटिंग्स। So it is proving that India and USA they remain strong allies of each other despite such small frictions। तो ये अपना जवाब हो गया। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, कुछ लोग ये ऐसा लिखना शुरू करते हैं कि ब्लैक पीपल्स राइट आर नॉट प्रोटेक्टेड इन USA, और फिर भी USA वाले भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में सर्टिफिकेट डालते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट आस्क्ड। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ USA वो नहीं पूछा गया। उसकी मैक्सिको में पॉलिसी या कनाडा में पॉलिसी हमने नहीं लिखना है। यू सिंपली हैव टू से व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ USA, और वो सब में भारत की प्रायोरिटी फिट नहीं होती है तो कुछ फ्रिक्शन आ जाता है। कुछ भी सर्टिफिकेट ये अच्छा ये बुरा सब लिखने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग एक्सेसिवली पाकिस्तान और चाइना सेंट्रिक आंसर ही लिखेंगे कि उधर हमारे क्या फ्रिक्शन है। हमारे जवाब उससे ज़्यादा बड़े होने चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फार्मा पेटेंट्स, राइट, प्रोटेक्शनिज्म एंड सो मैनी अदर इश्यूज यू कैन मेंशन। लॉजिकल स्ट्रक्चर आपने इशू के हिसाब से दे सकते हैं, कंट्री के हिसाब से दे सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर से चलना चाहिए। रैंडमली याद आया पाकिस्तान, फिर अचानक से याद आ गया क्यूबा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। प्रायोरिटी होनी, सबसे पहले चाइना होगा, फिर पाकिस्तान होगा, देन सम अदर थिंग्स। यू शुड गो इन दैट मैनर। ईरान, रशिया एंड चाइना आर द एनिमीज ऑफ USA, और भारत उनके साथ अपने रशिया और ईरान का फ्रेंड बनना चाहता है, इसलिए तकलीफ आ जाती है। अगेन कोई किसका दुश्मन है, एनिमी ऑफ दिस कंट्री, ये भाषा तो बिल्कुल ही इंडियन फॉरेन सर्विस के फ्यूचर ऑफिसर की नहीं होनी चाहिए। सो ऑलवेज अवॉइड दिस, दिस इज़ द एनिमी, दिस इज़ आवर फ्रेंड, ये सब दे आर ग्रेट एलाई, ऐसा लिखना बेहतर है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। बट ये हमारा दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल से दिस इज़ अ कंटेम्पररी अफेयर्स क्वेश्चन। स्पान मैं कहता हूँ मोर देन D-2 ईयर्स, लंबी चौड़ी बातें हमने करनी थी। डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम टू टफ, आप कितना पढ़ के जाते हैं, न्यूज़पेपर कैसे फॉलो करते हैं, इट डिपेंड्स। 15 मार्क का क्वेश्चन था। ज़्यादातर लोग 6 मार्क के आसपास उन्होंने लिखा होगा। ज़्यादातर पाकिस्तान चाइना के आसपास ही उनके जवाब में रहे होंगे। आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आपने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग बनाया है, क्लीन लैंग्वेज है आपकी, ये इसका दुश्मन है, वो ब्लैक पीपल को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सब बातें नहीं लिखी हूँ, देन यू कैन एक्सपेक्ट बेटर मार्क्स। So friends, we are done with the India-Japan question, we are done with the India-USA question। उसके बाद 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, बट लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक फॉर 3 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अ ब्रेक फॉर 3 मिनट्स। ये इधर लिखा कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर, ऐसा नहीं, वो तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, सो इग्नोर दैट लाइन। कुछ लोग एक्सेसिवली पाकिस्तान और चाइना सेंट्रिक आंसर ही लिखेंगे कि उधर, लेकिन नेशन स्पेसिफिक इशू कि जहाँ, दैट मीन्स हम हमारा जितना नुकसान हुआ है
All right friends, so our break period is over. Let us move forward. इंडिया जापान देख लिया, इंडिया यूएसए देख लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फॉर द ऑप्रेस्ड नेशंस. 2019 की मेंस एग्जाम पेपर 2 में एक ये प्रश्न पूछा गया, द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज़ डिसअपियर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर. उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा उसको एक नया जो रोल मिल गया है, उसके कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल में से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो रही है. विस्तार से समझाए. 250 वर्ड्स 15 मार्क्स. ऐसे प्रश्न 2018 में इंडियाज रिलेशन विथ इजराइल हैज़ ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैनॉट बी रोल्ड बैक डिस्कस. यानी भारत की विदेश नीति या तेवर पहले से एकदम बदल चुके हैं, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया. इधर इजराइल के कंटेक्स्ट में पूछा गया और 2019 में पूछा कि पहले गरीबों देशों का जितना मसीहा बनते थे आजकल हम वो नहीं बनते, हमारा कुछ रोल अलग हो गया है. तो विदेश नीति या तेवर पहले से बदल चुके हैं. भारत अब गरीब देशों का मसीहा नहीं रहा, ऐसा दूसरे लोगों को लगता है. भारत की अपनी मजबूरियां हैं, वो भी समझनी चाहिए. सो आउटलाइन ऑफ दिस आंसर, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ओरिजिन ऑफ द इशू, कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और डीकोलोनाइजेशन फेज़ में हमने सब गरीब देशों की मदद करने के लिए हम उसके मुखिया के रूप में, चैंपियन के रूप में लड़ते रहे. लेकिन आज की तारीख में हमारा रोल कुछ बदल गया है, हमारी प्रायोरिटी कुछ बदल गई है. वो सब फैक्टर्स की आप चर्चा करें कि आज की तारीख में ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसके बाकी सब देश, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट एंड अदर थिंग्स, या तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं, अमेरिका और सब देशों के साथ मित्राचारी बढ़ा रहे हैं, या वो एकदम फेल्ड स्टेट बन गए हैं. क्यूबा, वेनेजुएला, वो सब क्या है, दे आर नॉट डूइंग वेल. तो एक आदमी खुद से कितना काम कर सकता है? गरीबों का मसीहा बनने के लिए दूसरों का भी तो सपोर्ट चाहिए, जो हमें अब पहले जितना नहीं मिलता. एक ज़माने में था कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड. अब नया डायमेंशन है नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, जहाँ पर ये ब्रिक्स, बीमस्टेक, ये सब ग्लोबल साउथ के नए धीरे धीरे उभरते हुए ग्रुप्स हैं. और ये सब ग्रुप्स के अंदर बात होती है उनकी खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. तो भारत भी ऑब्वियसली ऐसे रोल अदा करेगा जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो मिलते जुलते देशों की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अदर्स, रादर देन कि गरीब देशों का मसीहा बनने जाए. हमें भारत देश के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को और लेने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है. तो हमने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है कंपेयर टू गरीब देश. भारत की डिफेंस प्रायोरिटी देख लीजिए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट. सो वी हैव टू एंगेज विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़. हमारा एक ये भी मसला है कि वी डू नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल एंड डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज़. तो कुछ ऐसे गरीब देश हैं जहाँ उनकी गरीबी का कारण उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स एंड एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन इज़ दैट. तो वहाँ पर हम कितना काम नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल हैव टू इंटरफियर इन देयर इंटरनल अफेयर, जो हम चाहते नहीं. सो एज अ रिजल्ट अगेन अब हम मसीहा नहीं बन सकते. सो कंक्लूजन, यस, इंडियाज़ ओन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैव चेंज्ड एंड एज अ रिजल्ट कुछ ऑब्जर्वर को ऐसा लग सकता है कि भारत अब पहले की तरह गरीब देशों का मुखिया नहीं रहा. सो लेट अस स्टार्ट द आंसर. यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंट्रोडक्शन में ओरिजिन कि आफ्टर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया चैंपियन द इश्यूज़ ऑफ द डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थ्रू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. सब गरीब देशों की, सब नए नए स्वतंत्र हुए देशों की मदद करने की हमने भरपूर कोशिश की. However, in the present decade, following factors have forged a new identity for India. नया वैश्विक ऑर्डर बन रहा है जिसमें हमारा एक नया भूमिका बन रही है. And then in body part, you talk about those issues. पहला कि नाम देश अब बिखर चुके हैं, तो सब मिलके जो काम करते थे वो अब करना मुश्किल है. अफ्रीका की एक कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. एक बच्चे को बड़ा करने के लिए सिर्फ एक उसके माँ बाप बड़ा कर दे ऐसा नहीं होता, गांव के सभी लोगों ने साथ आना पड़ता है. सिमिलरली, नॉट वन कंट्री बट मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर टू हेल्प द अदर पुअर कंट्रीज. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, साउथ अफ्रीका धीरे धीरे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करे, कैपिटलिज्म प्रमोट करे, ऐसे रास्ते पर चले गए, तो वो बिखर गए हैं. वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, वो तो फेल्ड इकोनॉमी बन गए हैं. इजिप्ट, ईरान,
दे आर सफरिंग फ्रॉम मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ देयर ओन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फैक्टर्स। उनको क्या प्रॉब्लम है वो लंबी चौड़ी इधर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बट बेसिकली देर आर सम इंस्टेबिलिटी। तो ये नाम और अपने बाकी के देश पहले जितना आपस में मिल के कोई गरीब का उत्थान कर दे, उनके खुद के उत्थान के तकलीफ़ें हैं। सो देयरफॉर अकेला देश सब गरीब देशों का मसीहा नहीं बन सकता, दूसरे साथी देश भी मदद करने के लिए होने चाहिए, जो है नहीं। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, ये नाम के साथ ही एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS था, लेकिन वो तो एकदम सेरेमोनियल टाइप ऑफ गैदरिंग हो गया कि जहाँ पर भूतपूर्व ब्रिटिश कॉलोनियाँ जो कि अब स्वतंत्र हो गए, उनका ही समुदाय है, ग्रुप है। तो कुछ काम बस मिलते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा काम करते नहीं। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड ये जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड ऐसे जो सेपरेशन थे, अब आधुनिक समय में वो नॉर्थ साउथ डिवाइड बन गए। भारत साउथ, ग्लोबल साउथ का एक लीडर माना जाता है। हमने उस अनुसंधान में कुछ नए ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, जैसे कि ब्रिक्स समुदाय आप देख लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बिम्स्टेक ग्रुप देख लो। एंड एज अ रिजल्ट ये सब जो ब्रिक्स बिम्स्टेक है वो ऐसे ग्रुप हैं जिनकी प्रायोरिटी है कि अपना खुद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, आपस में कुछ थोड़ा ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। सब गरीब देशों के मसीहा बनने का उनका प्रायोरिटी होता नहीं। तो भारत का भी रोल अब ऐसे ग्लोबल ऑर्डर में बदला है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग इन दैट मैनर। भारत की अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है। आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन इनटू टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और हमारी अभी और इच्छा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। सो एज अ रिजल्ट जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है तो उसे UK, USA, वर्ल्ड बैंक वाले जो डेवलपमेंट और पॉवर्टी के लिए एड देते थे, फॉरेन एड का पैसा, लोन का पैसा, वो पहले से धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं आप तो यू आर वेल टू डू फैमिली नाउ, सो वी विल स्पेंड आवर मनी टू सम अदर पुअर कंट्रीज। तो भारत को उधर से लोन में पैसा कम मिलता है एंड एज अ रिजल्ट हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। टू रीप अवर ओन डेमोग्राफिक डिविडेंड, टू रीच द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेटस, वी रिक्वायर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतने $1 बिलियन कौन दे सकता है? USA, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान, ये सब देश से मिल सकता है। सो देयरफॉर दीज कंट्रीज ऑक्यूपाई मोर टाइम एंड अटेंशन इन अवर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स माइंड। उसी पर फोकस करना पड़ता है। तो अगेन हमारा ग्लोबल रोल थोड़ा चेंज हुआ दिखता है। गरीब देश बोलते हैं भारत हमारा मसीहा नहीं रहा। विदेशी निवेश चाहिए तो अमीर देशों के साथ मेलजोल बढ़ाना पड़ता है, गरीब देशों को गोद में लेकर नहीं चल सकते। ऑफकोर्स ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डोंट राइट वर्ड्स लाइक दिस, गोद में नहीं बिठा सकते वगैरह। मीन्स में आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। इसी इकोनॉमिक प्रायोरिटी को आगे बढ़ाए डायोस्पोरा। LPG रिफॉर्म्स के बाद आप जानते हैं कि भारत का IT सेक्टर, BPO सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो हुआ है। बट एट द सेम टाइम उसके चलते आउटसोर्सिंग में बिजनेस आता है, थोड़े हमारे लोग बाहर जाते हैं तो फॉरेन कंट्री की वीज़ा पॉलिसी, उनके आउटसोर्सिंग रिलेटेड पॉलिसी, डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, प्रोटेक्शनिज्म, USA, UA, ये सब भी जो भी करते हैं उससे भारत को असर होता है। एंड एज अ रिजल्ट हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स का ज़्यादा टाइम उस हिसाब से लगा रहता है कंपेयर टू हेल्पिंग द पुअर कंट्रीज। लार्ज डायस्पोरा ऑफ इंडियन वर्कर्स इज वर्किंग इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। लेकिन जैस्मिन रेवोल्यूशन के बाद ये मिडल ईस्ट के बहुत सारे देशों में इंस्टेबिलिटी चल रही है। आप लीबिया देखो, सीरिया देखो, यमन देखो, वहाँ पर हॉस्टेज क्राइसिस, सिविल वॉर सिचुएशन, कुछ बार भारत ने अपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मिशंस भेजने पड़े थे। और ये यमन, सीरिया, लीबिया, ये सब की इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसे टर्बुलेंट और अस्त व्यस्त हो गए हैं कि भारत वहाँ पर एक्टिवली कोई एक लीडर के साथ एंगेज करके कि चलिए हम आपको इतने करोड़ रुपए देते हैं और आप अपना गरीबों का उत्थान करिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जस्ट लाइक गौतम इज़ बियॉन्ड सेविंग, ऐसे ही कुछ देश भी बन गए, दे आर बियॉन्ड सेविंग, तो भारत उसका कुछ कर नहीं सकता। भारत को अपना देखना है तो ग्लोबल रोल अपना अदा करने के लिए वो किधर और चलता है। सॉरी, विद इन अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम साउथ अमेरिकन नेशंस लाइक वेनेजुएला, वहाँ पर कुछ सिविल वॉर चल रहे हैं, कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही है, कुछ देश आपस में इंटर कंट्री कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कहीं कहीं पर हम पाते हैं कि ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, दे वांट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंसेस। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम कहीं पर ऐसा कुछ लड़ाई करवा दें और उसके ऑयल और डायमंड और ऐसे रिसोर्स को हड़प करने की कोशिश करें। मैक्सिमम हम लोग यूनाइटेड नेशन में अपने पीस कीपिंग फोर्स और उसकी मदद से वो रवांडा में चले, सोमालिया में चले, वी डोंट सेंड आवर फोर्सेज डायरेक्टली, वी गिव देम टू यूनाइटेड नेशंस। वी ट्राई टू अवॉइड एनी पर्सनल इंटरवेंशन और
मेडिएटर रोल्स, मध्यस्थता हम किसी की लड़ाई में करने नहीं जाते, क्योंकि हम खुद से बड़ा भाई बनने क्यों नहीं जाते, क्योंकि ऐसा किया तो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में बाकी देश दखल करने के लिए आ जाएंगे, जो हम लोग नहीं चाहते। सो देयरफॉर टू एन आउटसाइडर इट मे अपीयर कि भारत को तो कोई परवाह नहीं, आपकी इतनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो आप दूसरे देशों की मदद क्यों नहीं करते, वेनेजुएला को कुछ हेल्प क्यों नहीं करते, रवांडा सोमालिया को खड़ा क्यों नहीं करते। बट अगर ऐसा करने गए तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हमने इंटरफियर करना पड़ेगा, तो सामने कुछ और देश कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में अपनी पीपूरी बजाने आ जाएंगे। सो वी कैन नॉट डू दैट। देयरफॉर आवर ग्लोबल रोल इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर। गरीब देशों के आंतरिक प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो बाकी देश कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में टांग अड़ाएंगे। अगेन आपको समझाने के लिए मैंने ये बोला, टांग अड़ाएंगे ऐसे शब्द मेंस एग्जाम में नहीं लिखना है। नेक्स्ट, भारत की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी भी अब बदली है। ग्लोबल डायमेंशन ऐसे हुए हैं कि गरीब देशों की मदद करने से पहले खुद की सुरक्षा पर पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम चाइना पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। वाइल इंडिया एडवोकेट्स पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ एवरीवन, बट एट द सेम टाइम हमने पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध लड़ने पड़े, हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पड़े ताकि उनको ज़रा डिटर कर सके। यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पर हमने हर बार बात रखी कि पाकिस्तान कैसे पीओके और कश्मीर में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कोई कड़े कदम उठाए नहीं, एंड अल्टीमेटली इट फोर्स्ड अस टू डू सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। सो ऑल दिस फैक्टर्स दे रिक्वायर दैट इंडिया हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस प्रायोरिटीज़। हमने फ्रांस के साथ, रशिया, यूएसए, इजराइल, सब देशों के साथ या तो लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने हैं या उनके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है। तो हमारा ग्लोबल एक रवैया ये बन जाता है, तो फिर गरीब देशों की मदद करने के लिए शायद उतने टाइम और रिसोर्सेज हमारे पास रहते नहीं। बट एट द सेम टाइम आप बॉडी में थोड़ा ये भी जिक्र करिए कि ऐसा नहीं कि भारत बिल्कुल गरीब देशों की परवाह नहीं करता। नो, वी डू केयर अबाउट देम एंड वी हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स। आप पाएंगे कि बहुत सारे, एक तरफ तो हम एडवांस इकोनॉमी के साथ बायलैटरल और इंडिविजुअल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मीडिया का फोकस क्या रहता है। भारत और फ्रांस के प्रमुख मिले, भारत और जापान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, इस प्रकार के न्यूज़ स्टोरी मीडिया ज़्यादा हाईलाइट करता है, फोटोग्राफ उसके फ्रंट पेज पे डालता है। बट इट डज़ नॉट मीन दैट इंडिया हैज़ बिकम कम्प्लीटली अनसिम्पैथेटिक टुवर्ड्स द वीकर नेशंस। अफ्रीकन समिट, अफ्रीकन नेशंस, उनके साथ डायलॉग प्रोसेस हमने बनाई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बार बार वहाँ पर जाकर आए हैं। हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्री को ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस देते हैं उनसे जितने भी प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट होते हैं। ऐसे लीस्ट डेवलप कंट्री से आने वाले एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट्स को हम लोग एकदम लिबरल पॉलिसी में वीज़ा दे देते हैं, फी भी उनके ऊपर बहुत कम रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज समिट देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की समिट देख लीजिए, वहाँ पर हमेशा हमने बात करी है कि पुअर नेशंस का ख्याल रखना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफकोर्स उसमें भारत को भी फ़ायदा है कि ग्लोबल वार्मिंग में अमेरिका ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, हम कम कंट्रीब्यूट करेंगे। बट ऐसी बात करते हैं तो बाकी गरीब देशों का भी तो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सिमिलरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम बोलते हैं कि दोहा राउंड की वो सारी बातें कंक्लूड की जाए कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ ने बाकी सब इकोनॉमीज़ को मदद करनी है। सो दोज थिंग्स वी आर चैम्पियनिंग। हमने नेपाल, भूटान, सेशल्स, मॉरिशस और बाकी ऐसे आस पड़ोस के गरीब देशों की डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च किया है। कुछ बार ऐसा भी हम पाते हैं कि वो देश चाइना को ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं, कुछ बार ये नेपाल के अंदर वो चाइना को ज़्यादा फ्रेंडशिप दिखाते हैं, बट येट वी हैव नॉट सीज्ड अवर सपोर्ट एंड गुडविल फॉर देम। हमने हमेशा मदद करी है। आपको क्रिटिक्स ये बोल सकते हैं नेपाल में तो मदद करनी पड़ेगी, वो तो बफर है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट येट वो सब देखते हुए भी वी हैव ऑलवेज हेल्प देम। दैट इज़ अ ट्रूथ। थस इन द नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड इंडिया इज़ अमॉन्ग द लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि गरीबों की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, प्रश्न में क्या था, इलेबोरेट, विधान को विस्तृत करिए। तो विस्तृत हमने कर दिया बॉडी में, अब उसको कंक्लूजन में समराइज करना कि ये कारण है, इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि भारत अब गरीब देशों का मसीहा नहीं रहा। हमने ये नहीं कहना कि यस इट इज़ ट्रू दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर केयरिंग फॉर देम, ऐसा नहीं, हमने दूसरों पर थोप देना है दैट टू सम ऑब्जर्वर्स इट मे अपीयर लाइक दैट, उनको शायद लग सकता है। सो इन द प्रेजेंट डेकेड इंडिया इज अमॉन्ग द इमर्जिंग सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफेंस में देख लो या इकोनॉमी में देख लो, अवर अफोरमेंशन्ड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दे रिक्वायर दैट वी हैव टू एंगेज विद द डेवलप्ड नेशंस मोर देन एवर बिफोर, एंड देयरफॉर इट मे अपीयर टू सम ऑब्जर्वर, हमें तो नहीं लगता बट सम ऑब्जर्वर, कुछ लोगों को लग सकता है दैट इंडियाज इमेज एज द लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन इज समवॉट डिमिनिश्ड, ऐसा उनको लग सकता है।
वो सही है या गलत है वो विधान को हमने सर्टिफिकेट यस नो में नहीं देना है। प्रश्न क्या था, इलेबोरेट करो, हमने कर दिया और समराइज कर दिया। अनलेस इट इज़ आस्क्ड डोंट जंप टू कंक्लूजन एक्सट्रीम की यस सही बात है या नो कम्प्लीटली गलत बात है, समवॉट मिडल में आप रहिए। प्रश्न था डायरेक्टिव वर्ड क्या था, इलेबोरेट, विस्तृत करो। तो बस हमने इलेबोरेट जब बोला जाए उसका मतलब कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है और उसको एग्जाम्पल देकर हमने विस्तृत करना है। सो यू हैव टू गिव द फैक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन इट। इलेबोरेट जब बोला जाए तो उसे क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं करना कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, दैट इज़ नॉट आस्क्ड। मैक्सिमम आप कुछ क्या बोल सकते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट में कि जो मैंने आपको बताया लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के बारे में हमने लिखा, या क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमने गरीब देशों का चैंपियनिंग किया है। सो यू कैन शो इन 1 or 2 sentences दैट वी आर नॉट कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स पुअर नेशंस। दैट इज़ मैक्सिमम यू कैन डू। कंप्लीटली अग्री में, कंप्लीटली काउंटर में जाना है, ऐसा जवाब ये पूछा ही नहीं है। कुछ लोगों के जवाब गलतियाँ ये करेंगे, उनकी बस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और कोल्ड वॉर के आसपास ही पीपूड़ी बजती रहती है। यू हैव टू टॉक मोर इन टर्म्स ऑफ कंटेम्पररी कंटेक्स्ट की, आज की तारीख की बात करिए आप। एक्सेसिव फोकस ऑन सिंगल कंट्री और सिंगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कुछ भारी कीवर्ड्स आपके जवाब में हो तो अच्छे मार्क मिल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स, ये ब्रिक्स, बीमस्टेक, वो सब की बात करें। नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करें, FDI, डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़, डिफेंस एंगेजमेंट, ये सब की कुछ चर्चा हो लॉजिकल ऑर्डर में तो अच्छे मार्क मिल सकते हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ कंटेम्पररी अफेयर क्वेश्चन, मोर देन 2 years का बड़े स्पान में आप देख सकते हैं कि LPG रिफॉर्म्स के बाद धीरे धीरे हम अलग दिशा में चले हैं, राइट। डिफ़िकल्टी मीडियम लेवल बोल सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो जो एग्जाम्पल या डायमेंशन दिए आपको पहले से पता ही है, बट इन द रियल एग्जाम यू हैव टू पॉज एंड थिंक एंड कनेक्ट देम, राइट, एंड फिट देम इनटू अ पर्टिकुलर फ्रेम, ताकि वो एग्जामिनर ने जो पूछा है उस हिसाब से आप स्टेटमेंट को इलेबरेट कर सके। सो इट रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट, ईजी तो नहीं है। अगर सिर्फ ऐसा पूछ लेते इंडिया अफ्रीका की बात करो या इंडिया जापान की बात करो तो वो ईजी हो जाता, बट यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशंस की बात करनी थी। सो 15 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 5 मार्क के आसपास रहे होंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग एंड मोर मेंटल एफर्ट इज पुट इनटू elaborating the things. Now speaking of this economy and poverty और गरीबों का मसीहा है कि नहीं है, all these dimensions somewhere economy is involved, World Trade Organization से लेकर सारी चीज़ें। So in this regard I am happy to announce that Unacademy का प्लस प्लेटफॉर्म, वहाँ पर मेरे 2020 UPSC एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमी की लाइव बैच चल रही है, जहाँ पर हर वीक मेरे रात को कुछ दिनों पर 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की क्लासेस रहती हैं, जहाँ पर मैं लाइव मोड में इकोनॉमी के बारे में पढ़ाता हूँ। नाइट बैच है तो वर्किंग प्रोफेशनल भी अटेंड कर सकते हैं। ये पूरे कोर्स की खास बात ये है कि वहाँ पर इकोनॉमी के रैपिड रिवीजन के लिए आपको हैंडआउट भी दिए जाते हैं, वो हैंडआउट के अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की हिंदी ट्रांसलेशन भी है ताकि मीन्स में आपको मदद मिले। वहाँ पर लेटेस्ट इकोनॉमी बजट सर्वे सब कुछ कवर किया जाता है। देयर इज़ ऑल्सो वीकली क्विज विथ रैंकिंग। सो इट इज़ अ कोर्स, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और जब आप चेकआउट करते हो तो आप ये कोड यूज़ करें mrunal.org, देन यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर टारगेटिंग द UPSC 2020 एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेंस पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे, उसका ब्लॉक 4 यानी इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया जापान देख लिया, इंडिया USA देख लिया। ये प्रश्न भी देख लिया कि भारत ऑपरेट देशों का पहले चैंपियन था, अब थोड़ा कम चैंपियन दिखता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज यूनेस्को इज एन एपिक फेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न ऐसा था लेटेस्ट मेंस एग्जाम में, टू लिटल कैश, टू मच पॉलिटिक्स, इट लीव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ। Discuss the statement in the light of USA's withdrawal and its accusation of the cultural body being anti-Israel bias. आवश्यकताओं से कम पैसा है, अत्यधिक राजनीति चलती है, इसके चलते यूनेस्को का खुद का जीवन रक्षण स्थिति में लाइफलाइन में आ गया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता का परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। पैसा है नहीं, पॉलिटिक्स ज़्यादा खेलते हैं और इजराइल के साथ भेदभाव रखते हैं, इसके चलते इनकी लाइफलाइन पे बनाई है, आप चर्चा कीजिए। सो सिलेबस के हमने 4 टॉपिक देखे थे इंटरनेशनल रिलेशन में, कि नेबरिंग कंट्रीज़, सम इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, फिर डायस्पोरा था, और चौथा मुद्दा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली WTO IMF के प्रश्न कई बार आए हैं।
यूएन रिलेटेड बॉडीज़ के भी कुछ प्रश्न आए हैं। 2016 में पूछा व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को, उसमें भारत को क्या उसकी चीज़ है। देन 2015 में पूछा गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता के बारे में कुछ बात करिए। यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, उसके बारे में उसके क्या फंक्शन है कुछ बात करिए। इंडियाज़ रिलेशन विथ इजराइल हैव एक्वायर्ड अ न्यू डायमेंशन। वैसे ये इंटरनेशनल बॉडी का प्रश्न नहीं, पर यहाँ पर क्या पूछा गया, यूनेस्को एंटी इजराइल बायस, तो अगेन इजराइल वापस आ गया। तो पहले जो इंटरनेशनल बॉडी के प्रश्न पूछे गए उसमें सिंपली पूछा जाता था व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया, राइट। बट कोई यूनाइटेड नेशन की बॉडी एकदम फेल हो गई है, पथेटिक है, पैसा नहीं उनके पास, लाइफलाइन चल रही है, ऑलमोस्ट डाइंग कंडीशन में, ऐसा नेगेटिव टोन में प्रश्न तो शायद ये पहली बार ही पूछा गया है। 2013 से सिलेबस चेंज हुआ था मेंस एग्जाम का, पहली बार मुझे ये प्रश्न दिखता है कि जहाँ पर नेगेटिव टोन में पूछा गया, एकदम पथेटिक है, यूनेस्को फेल होने वाला है। नॉनदलेस प्रश्न पूछा है तो जवाब बनाना पड़ेगा। तो आउटलाइन बना देते हैं कि यूनेस्को इज़ अ फेल्ड बॉडी जस्ट लाइक दिल्लीज कोचिंग क्लासेस। इंट्रोडक्शन में आप उसका ओरिजिन फंक्शन की बात करें कि यूनेस्को क्या करता है। फिर बॉडी के अंदर आपने यू हैव टू सिंपली नैरेट द इवेंट, पहले ये हुआ था अब ये हुआ था, अल्टीमेटली ये दिखता है। पहले कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए उसे लगता था कि यूनेस्को के एजुकेशन कल्चर प्रोग्राम के लिए हम ढेर सारी फंडिंग दें ताकि साम्यवाद कम्युनिज्म का स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा से लड़ सके। बट आफ्टरवर्ड्स एशिया अफ्रीका के बहुत सारे देश इसमें ज्वाइन करते हैं और वो सभी लोग यूएसए की पॉलिसी को अप्रूव नहीं करते। तो एज अ रिज़ल्ट इट स्टार्टेड टू हैपन कि यूएसए फंडिंग में पैसा दे, लेकिन उसकी जो प्रोपोगेंडा उसने करना है उस हिसाब से यूनेस्को काम नहीं करता था। एट अ लेटर स्टेज ये यूनेस्को के अंदर पैलेस्टाइन को फुल मेंबर के रूप में एडमिट किया गया और बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन यूनेस्को ने पास किए कि जहाँ पर ऐसी बात करी गई कि ज्यूज़ लोगों का पैलेस्टाइन के साथ कोई हिस्टोरिक नाता नहीं रहा। ये ऐसा ही बात कि अयोध्या में राम मंदिर के पहले अवशेष मिले थे कि नहीं मिले थे, उस पर पॉलिटिक्स खेला जाए एंड एज अ रिजल्ट यू फाइंड दैट अल्टीमेटली सम नेगेटिविज्म इज हैपनिंग। ऐसा ही यहाँ पर कि ज्यूज़ लोगों का पैलेस्टाइन के साथ कोई रिश्ता नहीं था और वहाँ पर मतलब कि उसे वो इजराइल का बाग बनाना चाहिए, अलग देश बनाना चाहिए। दे आर इनडायरेक्टली इम्प्लाइंग द थिंग्स। अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टाइन को देश मानने की तरफ जाए तो फिर उसको फंडिंग नहीं देना है। तो धीरे प्रेसिडेंट ओबामा ने फंडिंग विड्रॉ किया एंड अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑर्गेनाइजेशन से ही विड्रॉ कर दिया। फिलिस्तीन को गोद में बिठाएं तो हम पैसा भी नहीं देंगे और हम आपकी सदस्यता भी नहीं रखेंगे। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन हमने अप्रिशिएट करना है कि यूनेस्को का एजुकेशन, कल्चर डेवलपमेंट, डी रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ, बट ये आईसिस वगैरह के चक्कर में जो पड़ गए ऐसे सब लड़कों को वापस लाना है, उन सभी जगह वो एक इम्पॉर्टेंट रोल पे कर सकता है। बट क्योंकि अब यूएसए ने विड्रॉ कर दिया तो बाकी सब देशों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि दे हैव टू स्टेप अप देयर सपोर्ट टू यूनेस्को फॉर फंडिंग एंड मैन पावर। सो लेट अस स्टार्ट। यूनेस्को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उसके ओरिजिन या ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में बने थे। एजुकेशन, साइंस, कल्चर कॉजेज अक्रॉस द वर्ल्ड। सभी चीज़ रियल एग्जाम में याद हो ज़रूरी नहीं कि 1945 में बना था या 46 में। जितना याद है आप लिख सकते हैं कि इसमें इवन है अपन की हेडक्वार्टर भी याद नहीं आए, तो जो चीज़ें पता है उतना लिखे। ऐसा नहीं, ये तो मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही लिखा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। सो वी कैन टॉक समथिंग अबाउट देयर फंक्शन। देन बॉडी पार्ट 1। एक ज़माने में आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र की चाहना थी कि पूरे विश्व के सभी बच्चों को एक अच्छा इतिहास और साइंस और कल्चर सब कुछ पढ़ा जाए। कुछ जगह पर टेक्स्ट बुक में नाजीज़म, फासिज़म को अप्रिशिएट किया जाया था, वो सब आइडियोलॉजी को टेक्स्ट बुक से हटाया जाए। ये सब काम करने के लिए यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इट वॉज सपोज टू स्पीयरहेड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। साथ ही साथ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूनेस्को बोलता था फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके सामने आप जानते हैं रशिया और दूसरे साम्यवादी देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन वो लेनिन और वो सब होने नहीं देते थे। सो एज अ रिजल्ट अमेरिका को ये बात अच्छी लगी कि यूनेस्को फ्री स्पीच की बात करे, उस हिसाब से हम लोग कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा के सामने लड़ सकते हैं। सो दे गेव अ लार्ज फंडिंग टू दिस बॉडी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने बहुत फंडिंग दिया था यूनेस्को को। ये सारी चीज़ें आपने असल में लिखनी नहीं मेंस में, ये तो 150 वर्ड्स का ही शायद आंसर है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू सो यू कैन नो व्हाट वाज द मैटर। देन बॉडी पार्ट 2।
1980s तक हम लोग पहुंचते हैं तो बहुत सारे डीकोलोनाइज कंट्री फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका दे जॉइंड द यूनेस्को ग्रुप, और वो अपने सब ओपिनियन और पॉलिसी वहाँ पर बताने लगे जो हमेशा ही अमेरिकी पॉलिसियों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं थी। इसलिए यूएसए बिगेन टू ग्रो अनईजी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि एक तो हम सारा फंडिंग का पैसा देते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, एंड येट आवर थिंग्स आर नॉट हैपनिंग हियर। यूनेस्को फेल्ट दैट कंट्रीज which have the votes, they do not pay the bill, and those who pay the bill do not have enough votes। जो पैसा देते हैं उसके पास उतने पर्याप्त वोट नहीं है, और जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनके पास ही सारे वोट हैं। ये ऐसी बात कि भारत के अंदर जब वोटिंग आता है तो गरीब लोगों की बोलबाला बढ़ जाती है, देन अपर मिडिल क्लास रिच पीपल दे विल फील कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यूएसए को ये भी लगा कि यूनेस्को के अंदर बेफिजूल में ओवर स्टाफिंग हुआ है, इतने सारे एम्प्लॉय को बहुत मोटी मोटी सैलरी और लग्जरीज पेरिस में दी जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। सो अल्टीमेटली 1983 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के समय में अमेरिका ने यूएसए से विड्रॉ कर दिया। मतलब कि ये आज की बात नहीं है, पहले भी वो यूनेस्को छोड़ चुके हैं। बट आफ्टर द 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वापस यूनेस्को को ज्वाइन किया। उस समय उनकी प्रायोरिटी कुछ ऐसी रखी कि ये 9/11 का जो हमला हुआ और आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ जो हो रहा है अलग अलग ये मिडल ईस्ट और बाकी सब देशों में, उसको कम करने के लिए यूनेस्को के साथ हमने जुड़ना चाहिए। सो ही हैड ज्वाइंड, बट देन अगेन प्रॉब्लम किया। 2011 में यूनेस्को ने पैलेस्टाइन को फुल मेंबरशिप दे दिया। यूएसए जैसे भारत में संसद है तो यूएसए में क्या है, उसको बोलते हैं कांग्रेस। मतलब यूएस की पार्लियामेंट ने ऐसा एक कानून बनाया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन देती है, मेंबर स्टेट के रूप में एडमिट करती है, बिफोर एन इजराइल एंड पैलेस्टाइन पीस डील इज़ कंक्लूडेड, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिकी सरकार फंडिंग नहीं दे सकती, ऐसा उनका नियम कानून है। सो इमीडिएटली प्रेसिडेंट ओबामा ने यूनेस्को का फंडिंग बंद करवा दिया। बट स्टिल यूनेस्को कंटिन्यू टू फंक्शन, राइट। सो इन 2016 यूनेस्को इट डिक्लेयर्ड सर्टेन टूम्स इन पैलेस्टाइन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और उसके अंदर कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास किए दैट रिजेक्ट द हिस्टोरिक कनेक्शन बिटवीन जूज एंड पैलेस्टाइन। तो ये अमेरिका को और इजराइल को राज नहीं आया। ऐसी बात है अयोध्या में ये भगवान या ये के अवशेष मिले थे कि नहीं, उस पर कुछ कोई बोल दे, देन लॉट ऑफ इमोशंस विल बी हर्ट। सो देयरफॉर यूएसए क्लेम दैट ये यूनेस्को के जो डिसीजन और वो सब हो रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन फेक इन हिस्ट्री, गलत इतिहास के द्वारा। दे आर अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल। बाइबल में ऐसा लिखा और आप बोलते हैं कि ज्यूज़ लोगों का या क्रिश्चियन लोगों का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन यूनाइटेड नेशन के एक ज़माने में प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, आई थिंक सेक्रेटरी होगा, बान की मून, उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट स्पीच में बोला कि यूएन की बहुत सारी बॉडीज़ के अंदर देयर इज़ टू मच पॉलिटिक्स, डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेजोल्यूशंस हैव बीन पास्ड अगेंस्ट इजराइल। जी न्यूज़ जितना समय कश्मीर और जेएनयू को देता है उतना ही समय यूनेस्को ने फिलिस्तीनी मसलों के रेजोल्यूशन पास करने में दिया है, ऐसा हमको प्रीमा फेसी लगता है। 2017 में ये यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल का सिलेक्शन होना था। उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका एंटी सीमेंटिक व्यूज़ थे, मतलब यहूदी विरोधी भावना रखने वाला व्यक्ति, वो भी रेस में था कि लगता था वो शायद डायरेक्टर जनरल बन जाए। सो अगेन यूएसए इजराइल को और चिंता होने लगी। एंड देन अल्टीमेटली 2017 प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि हम यूनेस्को से विड्रॉ कर जाएंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल एंटी इजरायली है और हमें ये चीज़ राज नहीं आती। ऑफकोर्स क्रिटिक्स को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास तो ये बहाना ही है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो हर एक चीज़ को कॉस्ट बेनिफिट के रूप में देखता है। उसे लगता है कि यूनेस्को को फंडिंग देने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा दिखता नहीं। आईसीस और वो सब तो है ही, तो डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ किधर हुआ, यूथ तो रेडिकलाइज और भी हो रहा है। सो वाई गिव मनी टू दिस फेल्ड बॉडी। फॉर सिमिलर रीजन्स आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस डील, क्लाइमेट चेंज डील से भी विड्रॉ कर दिया कि हम क्यों पैसा देंगे, हम नहीं देंगे। उन्हें लगता है इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, हम प्रदूषण कम करेंगे तो लेट आवर कंपनीज ग्रो, राइट। ही इज़ इवन ट्राइंग टू वर्क आउट अ डील विद गुड तालिबान्स इन अफगानिस्तान, ताकि वहाँ से अफगानिस्तान से अपने सोल्जर्स को वापस ले ले, तो डिफेंस के ऊपर जितना पैसा खर्च करना पड़ता है पहले से कम खर्च करना पड़े। सो एवरीवेयर ही विल थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट बजट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स कमिंग आउट ऑफ इट। सो देयरफॉर ही हैज़ विड्रॉन फ्रॉम यूनेस्को। उसमें इजराइल और यहूदी के बारे में क्या अच्छा बोला, वो तो सिर्फ एक बहाना ही था, उसको बस निकल जाना था। एक बार यूएसए ने विड्रॉ कर दिया कि ये इजराइल के खिलाफ है,
तो फिर इजराइल खुद भी अगर रहना भी चाहे तो रह नहीं सकता वो बॉडी में, अदरवाइज उनकी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स बोलना शुरू करेंगे क्यों भाई आप इधर हो। सो इजराइल ऑल्सो हैड टू विड्रॉ। तो 31 दिसंबर 2018 में उनकी मेंबरशिप उन्होंने बोला कि इस तारीख से ख़त्म करेंगे। सो फ्रॉम 2019 जनवरी बोथ यूएसए एंड इजराइल दे आर नो लॉन्गर द मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी। ऑफकोर्स उन्होंने कुछ ऑब्जर्वर के रूप में लोग को भेजते हैं बट मेंबर्स के रूप में नहीं। इसके कुछ आप और आयाम भी देखिए। वीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक संस्था है। कुछ बार ऐसे रेजोल्यूशन पास होते हैं कि जहां पर अमेरिकी कंपनियों के पेटेंट को कुछ असर हो, लेकिन फिर भी यूएसए वाले वीपो की फंडिंग ख़त्म नहीं कर देते, वहाँ से विड्रॉ नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वीपो के कुछ ऐसे भविष्य में रेजोल्यूशन आ जाए जहाँ पर पायरेसी, काउंटरफेटिंग वो कुछ अलग दिशा में चलता हो तो अमेरिकी कंपनियों को असर होगा। सो दे विल नेवर लीव दैट, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वहाँ भी अमेरिका अपना फंडिंग कट नहीं करता, वहाँ से विड्रॉ नहीं करता। क्यों? क्योंकि WHO बहुत सारे गरीब देशों में वो वैक्सीनेशन और फ्री मेडिसिन के प्रोग्राम चलाता है, जिसकी दवाइयाँ वो अमेरिकी फार्मा कंपनियों से खरीदता है। तो वो सब फार्मा कंपनियाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो भी लीडर्स हैं उसको इलेक्शन में फंड में पैसा देती हैं और वहाँ पर लॉबिंग करती होगी कि WHO से तो कभी भी मत निकलना, उसको तो उसमें तो मेंबरशिप रखनी है। सो वो सब जगह पर तो ये लोग हैं, लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ज़माना बदला है। चिल्ड्रन एंड यूथ अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थ्रू मोबाइल, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो पहले ये यूनेस्को वाले कोई टेक्स्ट बुक का सिलेबस अपडेट करवा देते और अमेरिकी पॉलिसी और कैपिटलिज्म का स्प्रेड हो जाता, वो बात अब होने वाली है नहीं। सो देयरफॉर यूएसए एंड अदर वेस्टर्न पावर्स दे डू नॉट सी यूनेस्को एज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और प्रोपोगेंडा रिलेटेड इंटरेस्ट, इसलिए उनको निकल जाना ठीक लगता है। सो नाउ अदर नेशंस दे हैव टू स्टेप अप द फंडिंग, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का फंडिंग अगर बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पेरिस जैसे शहर में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पेरिस में जिस एम्प्लॉय को रखना है तो उसको सैलरी भी, हाउस रेंट अलाउंस वो सब देना पड़ेगा। सो इफ़ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स यू कैन नॉट गिव द बेस्ट सैलरीज। तो बेस्ट सैलरी नहीं मिलेगी तो ब्राइटेस्ट लोग वहाँ पर नौकरी करने के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, एंड इवेंचुअली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इट विल बिकम फुल ऑफ मीडियोकर ब्यूरोक्रेट्स एंड इट विल बिकम वल्नरेबल टू बिकरिंग ओवर द नॉन कोर इश्यूज। वो पैलेस्टाइन की पीपुली, भाई यूनेस्को तुम इतनी बड़ी संस्था हो, कुछ एजुकेशन, कल्चर, साइंस की बात करो, इट इज़ नॉट हैपनिंग। डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंट ऑन इजराइल रेजोल्यूशंस एंड सिमिलर इज हैपनिंग टू यूनेस्को, टू मच पॉलिटिक एंड बिकरिंग, तो वो लाइफ लाइन पर आ गए हैं। एंड लास्टली कंक्लूजन, यस यूनेस्को इज़ रिक्वायर्ड, उसको वो बंद हो जाए, दैट इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल, उसकी मदद से लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है और लोगों का, यूथ का रेडिकलाइजेशन होने से भी हम लोग बच सकते हैं, अदरवाइज टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सब यूथ ज्वाइन कर लेंगे। देयरफॉर नीड ऑफ द आवर इज दैट अदर डेवलपिंग कंट्रीज शुड स्टेप अप देयर एफर्ट्स इन फंडिंग एंड रिवाइटलाइजिंग दिस बॉडी। तो ये पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, दूसरे देशों ने मदद करनी चाहिए। बट अभी पिछले प्रश्न में ही हमने तो देखा कि भारत गरीबों का मसीहा नहीं बन सकता, हमारे पास उतने पैसे नहीं, और सभी बाकी देशों की यही चिंता और समस्याएं रहती है, तो यूनेस्को की कोई बहुत ज़्यादा मदद कर दे ये तो मुझे लगता नहीं। एनीवेज, व्हाट आर द मिस्टेक्स? एक तो प्रश्न टाइप ऑफ क्वेश्चन इज करंट अफेयर का क्वेश्चन था। स्पान में वैसे तो बोल सकते हैं D-1 ईयर, क्योंकि यूएसए इजराइल की मेंबरशिप 31 दिसंबर 2018 को ख़त्म हुई और जनवरी 2019 से दे आर नो लॉन्गर द मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी। वैसे ये डिफ़िकल्टी लेवल में टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एक लो प्रोफाइल बॉडी, मैक्सिमम फंक्शन हम तैयार करके गए हों, उन्होंने विड्रॉ किया था, चलिए ये भी तैयार करके गए, बट बैक एंड में और कितने सारे ट्रैक और नुआंसेस हैं जो कि 150 वर्ड्स में लिखने हैं, सब लोगों के पास ये मटेरियल शायद ना हो। सो आउट ऑफ 10 मार्क ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है 3 मार्क के आसपास उन्होंने कुछ की एंटी इजराइल बायस होती है, तो अमेरिका इजराइल का सबसे ज़्यादा ग्रेट एलाई है एंड देयरफॉर दे हैव लेफ्ट एंड दिस इज़ क्रिएटिंग इश्यूज, ऐसी घूम फिर के 2-3 मुद्दों पे ही आसपास बात करी होगी। सो आई डोंट थिंक मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट गुड मार्क्स इन दिस। अब ये एक प्रश्न को देख लिया तो क्या सभी बॉडीज़ के अंदर कौन विड्रॉ कर रहा है और उसमें कौन सा ऑक्सीजन पर है और कौन सा कॉमा में चल गया, कौन ICU में है, क्या हर एक इंटरनेशनल बॉडी के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो इसको देख के बस पूरे ही साल 90% ऑफ पेपर इज़ नॉट लाइक दिस, बाकी तो सब मैनेजेबल क्वेश्चन थे, उस पर फोकस करिए, एक को देख के पूरा टाइम इस पर स्पेंड मत करो। सो वी आर डन विथ ऑल द 4 क्वेश्चन, इंडिया जापान, इंडिया US,
इंडिया फॉर ऑपरेस नेशन एंड यूनेस्को इज़ अ फील्ड बॉडी. नाउ द रोड मैप फॉर द मेंस 2020 एग्ज़ाम. अगले साल की तैयारी के लिए क्या? एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर और उसके बाद का समकालीन विश्व क्या चल रहा है वो आप पढ़िए. इट विल गिव यू सम टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. उसके बाद इसकी जितनी थियरी कंटेम्पररी अफेयर से एक ही बुक, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटिका देख लिया, इधर आप देख लीजिए पवनीत सिंह बुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशन. ऑफकोर्स वो नहीं देखनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इग्नू के बीए एमए पॉलिटिकल साइंस की बुक देखो, थोड़ी कुछ मैगजीन्स वगैरह देखो, एंड कलेक्टिवली यू कैन कंपाइल द थिंग. बट वो सारी मजूरी पवनीत सिंह ने कर दी है तो उसकी एक बुक पढ़ लो तो अपना थोड़े में ही काम खत्म हो जाए. उसने तो एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पर अपनी बुक खत्म करी होगी. उसके बाद जो जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी ये RCEP नाम का एक एग्रीमेंट जिसमें भारत ने बोला हम विड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारे डेयरी एग्रीकल्चर और बाकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है. तो ऐसे जो नए नए मुद्दे चलते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर्स, PDF, वो सब में आप पढ़ सकते हैं. एट द सेम टाइम डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी स्पेंड देयर. अभी श्रीलंका के अंदर एक गोटाबाया नाम का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो गया. इंडियन एक्सप्रेस वाले इतने पागल हो गए उसके पीछे कि रोज़ डेली 2-2 पेज भर के देते हैं. मैक्सिमम यूटिलिटी क्या हो सकती है? इंडिया श्रीलंका रिलेशन, आपके पास 3 से 5 अगर पॉइंट्स हैं तो ये सिलेबस में क्या 150 वर्ड 250 वर्ड में लिखना, यू कैन मैनेज, राइट. तो डिसप्रपोर्शनेट टाइम ऑफ ये A से B होगा, से C होगा, से D होगा, और D के चलते गोटाबाया चीन की गोद में बैठा तो भारत को F जगह पर ये तकलीफ होगी. इतनी टू मच कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने का मतलब नहीं है. यू शुड ऑल्सो कीप अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2013, क्योंकि उस वक्त सिलेबस अपडेट हुआ था. क्योंकि एक ही प्रकार के प्रश्न और थीम वापस रिपीट होते हैं. 2013 में बोला कि भारत और जापान की इकोनॉमिक रिलेशन बढ़े हैं बट अभी भी उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, चर्चा करो. 2019 में अगेन पूछा गया कि भारत जापान के रिलेशन कंटेम्पररी टाइम में और मजबूत करें तो क्या फ़ायदा है. सो सिमिलर थीम इज़ गेटिंग रिपीटेड. यू कीप द हैबिट ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चंस. ये मेंस 2020 की तैयारी करनी है, कुछ लोग ज़्यादा भावुक हो जाते हैं. भावुक होकर तैयारी नहीं करनी चाहिए. IDSA नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पर रिसर्च पेपर टाइप ऑफ सब कंटेंट इज़ गिवन फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस. मित्रों, वहाँ पर आपने सारे एकदम छोटे छोटे नुआंसेस बना दिए और पढ़ लिए कि भारत श्रीलंका में उसका ये छोटा वाला पॉट और उधर वो वाला बड़ा पॉट, इधर ये ज़िले में ये काम है, उधर वो ज़िले में श्रीलंका के इतने तमिल हैं. हर एक छोटी छोटी चीज़ आपने तैयार भी कर ली तो भी मेंस एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम या स्पेस रहेगा नहीं कि वो सबको आप एक्सप्लेन कर सके. तो वो ज्ञान किस काम का जो आप यूज़ नहीं कर सके रियल एग्ज़ाम में. इंटरनेशनल रिलेशन 40 to 50 मार्क्स का प्रश्न आता है आउट ऑफ 250 मार्क्स ऑफ द मेंस पेपर 2. यानी कि GS मेंस पेपर 2 का ये 20% ऑक्यूपाई करता है. उसके लिए फिर आप 80% ऑफ टाइम चेजिंग दिस वन स्मॉल थिंग, इट शुड नॉट हैपन. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंडियन फॉरेन सर्विस को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे इवन अबव द IAS एंड IPS थिंग. तो अगर आपने ऐसा फॉर्म फिलअप किया होगा, UPSC इंटरव्यू में आप जाएंगे, उस वक्त आपके फॉर्म के प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कुछ 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं. वाई यू हैव गिवन द फॉरेन सर्विस एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर रिलेशंस विद स्पेसिफिक XYZ कंट्री, पूछ सकते हैं. बट साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि जो इंटरव्यू 30 to 45 मिनट्स चलता है वो पूरे का पूरा फॉरेन सर्विस के बारे में वो किसी को भी नहीं पूछते, भले वो IFS फर्स्ट प्रेफरेंस लेके गया हो. दे विल आस्क यू अबाउट अदर थिंग्स, आपके स्टेट के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, सम अदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स विद इन इंडिया, दे विल आस्क अबाउट दैट. तो उधर भी 500 जात के नुआंसेस आप समझ के गए, काम के नहीं. इन UPSC इंटरव्यू आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका रिप्लाई करने के लिए आपको 2-3 मिनट में बोलना है. तुरंत ही उस विद इन दैट टाइम फ्रेम दूसरा पैनलिस्ट या वही पैनलिस्ट आपको कुछ और प्रश्न पूछ लेगा. तो ऐसा नहीं एक ही टॉपिक के ऊपर आपको 45 मिनट की एक्सटेम्पोर स्पीच देने को बोला जाएगा, नॉट गोइंग टू हैपन. और IFS बनेंगे तो उस वक्त सारी ट्रेनिंग देंगे, अभी से IDSA पढ़ के क्या आपने बुद्धिजीवी बन जाना है. सो भावुक होकर तैयारी मत करो, डोनाल्ड ट्रंप जैसा बनो. वो इकोनॉमी पॉइंट से सोचता है पेरिस डील मेरे हित में नहीं है, ये यूनेस्को को ज्वाइन करना मेरे हित में नहीं है, एंड ही इज़ डूइंग लाइक दैट. सो वी शुड ऑल्सो बिकम प्रैक्टिकल जस्ट लाइक हिम. सो वी विल कंक्लूड द सेशन हियर. इसके बाद में तो मैंने मेंस पेपर 3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, मेंस पेपर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, मेंस पेपर 1 ऑफ 2019 एग्ज़ाम वो भी मैं सॉल्व करूँगा. तो स्टे ट्यून एंड इट विल कम इन द अपकमिंग डेज.
एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन माय इकोनॉमिक कोर्स ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, तो आप mrunal.org कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म की एक अच्छी बात ये भी है कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऑल द फैकल्टीज यू विल हैव दैट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी कुछ कोर्स चल रहे हैं और ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका सभी सिटीज़ और प्लेसेस में कोचिंग या गाइडेंस आसानी से नहीं मिलता, सो यू इवन एक्सप्लोर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज और वो ज्वाइन कर लेंगे। एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट किया, दैट विल हेल्प यू। सो आई एंड द क्लास हियर एंड होपफुली विल मीट अगेन फॉर द मेंस पेपर 1 2019 मॉडल आंसर्स।